बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी एस्पिरेंट्स जिनका रिटन क्वालिफाई हुआ है और वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, उन सबों का स्वागत है। साथ में उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं उनके इंटरव्यू को लेके और उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ उनके सक्सेस को लेके। अब जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो महज एक इंटरव्यू की दूरी पे हैं, और अगर वो एस्पिरेंट्स अपने इंटरव्यू अच्छे से फेस करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर, तो बस एक छोटी सी औपचारिकता बच जाएगी उनके सिलेक्शन में और फाइनली उनका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो सकता है। तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू देना चाहते हैं और उनसे रिलेटेड गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे पिछले कई दिनों कई सारे एस्पिरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझसे कई सारी बातें पूछ रहे हैं और डिफरेंट तरह के एस्पिरेंट्स ने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे। तो आप सबों के गाइडेंस के लिए उन सारे क्वेश्चंस का इकट्ठा मैं एक जवाब जो है वो यहाँ पे तैयार करके इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। तो इसी होप के साथ कि आप इंटरव्यू अच्छे से दें और आपके इंटरव्यू में मैं कुछ मदद कर पाऊँ आपको, उस होप के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीपीएससी ने अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये इनके रिजल्ट 25 जनवरी को आए थे और 15 दिन के अंदर ही उनके इंटरव्यू का डेट आ गया है। तो 7 फरवरी को ये इंटरव्यू का शेड्यूल आया था और तीनों ही एडवर्टाइजमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग सिंगल इंटरव्यू प्रोग्राम जो है एक ही नोटिफिकेशन से जारी किया गया, जिसको कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 44 यानी सिविल की, एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की और एडवर्टाइजमेंट नंबर 53 यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये तीनों की जो इंटरव्यू है वो एक नोटिफिकेशन से जारी करते हुए 22 फरवरी से ही इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया गया है। तो 22 से 24 के बीच में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की इंटरव्यू है। 25 फरवरी से लेके 16 मार्च तक सिविल इंजीनियरिंग की इंटरव्यू है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम है क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए 29 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक के इंटरव्यू के शेड्यूल की गई है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 53 और 54 है उसमें पर डे और पर सेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी कम है, यानी कि लगभग 11 कैंडिडेट जो 52 और 53 है उसमें 11 कैंडिडेट जो है 53 वाले में है और 52 में 12 कैंडिडेट पर डे जो है पर सेशन है, जबकि सिविल वाले इंटरव्यू में ये 24 कैंडिडेट्स जो हैं पर डे पर सेशन में है। तो इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका मतलब है कि सिविल का जो पैनल होगा कम से कम 2 या 3 तो होगा ही, 2 पैनल से भी आई थिंक नहीं हो पाएगा। तो कम से कम 3 पैनल्स जो हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के रहेंगे और यहाँ पे इनके हो सकता है कि 1 या 2 पैनल से इनका काम चल जाए। तो चूँकि 3 घंटे में एक पैनल 12 इंटरव्यू नहीं ले पाएगा, आई होप कि नहीं, अगर कम टाइम का हो तो एक पैनल से काम चल जाएगा। तो 15 मिनट के आसपास एक इंटरव्यू होगी, फिर भी 3 घंटे में 11 या 12 इंटरव्यू हो सकता है अगर मैक्सिमम 15 मिनट का ड्यूरेशन हो। सिविल में 24 स्टूडेंट्स का एक सेशन में होना है। तो अगर एक पैनल 12 इंटरव्यू ले लेती है 3 घंटे में, तो करीब 15 मिनट का ड्यूरेशन एक इंटरव्यू सेशन के लिए होगा। तो हो सकता है कि आपका सेशन 15 मिनट का हो, या अगर 3 पैनल्स हो तो हो सकता है कि 20 से 25 मिनट के आसपास एक सेशन चले। तो उम्मीद की जा रही है 2 या 3 पैनल्स जो हैं वो सिविल में हो सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट नंबर 53 और 54 में हो सकता है कि 1 या 2 पैनल पर सेशन हो। कम से कम 2 पैनल तो होंगे ही, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो अब सवाल है कि किस तरीके से ये इंटरव्यूज़ होने हैं, क्या क्या इनके दौरान होता है, किन किन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना होगा। क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम है, आप लोग जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट 15 दिन का ही समय है। जिनका इंटरव्यू 22 या 25 से शुरू है उनके लिए मुश्किल से 15 दिन का भी टाइम नहीं है। अभी इतना कम टाइम है कि इसको अगर आपने ठीक से यूटिलाइज नहीं किया तो
हो सकता है कि आपके इंटरव्यू पे थोड़ा बैड इम्पैक्ट उसका पड़े, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पीरियड का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए कई सारे पॉइंट्स हैं जिनका मैं एक एक करके आप लोगों को डिटेल्स बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक प्रीवियस वीडियो जारी किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ से आप उस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी ऑलमोस्ट उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो इस इंटरव्यू के लिए भी लागू होती हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा जो कि उन वीडियोज़ में एप्लीकेबल नहीं थे। बीपीएससी एई के जो एडवर्टाइजमेंट थी उनमें जो चीज़ें नहीं होंगी उनसे जो चीज़ें डिफरेंस होंगी मैं सिर्फ उन्हीं को इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा और बाकी डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे किसी इंटरव्यू में बैठेंगे। अगर आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप अपना इंटरव्यू को प्रिपेयर करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स कैसे तैयार करेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे बताई गई हैं। जो डिकोरम होता है वो कैसे होता है, आपको कैसा फील होता है, आपको ड्रेस कैसा पहनना चाहिए, किस लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मैंने वहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के और असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू में, जिनको मैं यहाँ पे इस वीडियो में पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि इस इंटरव्यू को फेस करने के बाद आप एक एकेडमिशियन बनेंगे और जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर था उसके बाद आप एक फील्ड इंजीनियर बनते, जिसमें कि आपको इंजीनियरिंग स्किल्स को अप्लाई करना था और यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये एक एकेडमिक पर्पस के लिए ये जॉब है और वो वाली जॉब जो थी वो एक्सिक्यूशन वाले पार्ट की जॉब थी। तो यहाँ तो ये इस डिफरेंस को हमें समझना होगा। और जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो पैनल मेंबर्स होंगे वो अलग होंगे। जैसे बीपीएससी एई के टाइम में जो पैनल मेंबर्स थे वो कुछ एकेडमिशियन भी थे, आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर्स थे और कुछ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स या जो सीनियर लेवल के इंजीनियर्स हैं वो थे। यानी फील्ड इंजीनियर्स जो प्रैक्टिस में थे उनको पैनल में रखा गया था, साथ में एकेडमिशियन को भी रखा गया था। लेकिन यहाँ के जो पैनल मेंबर्स होंगे वो मोस्टली एकेडमिशियन होंगे और फील्ड इंजीनियर्स जो है यहाँ पे नहीं होंगे। तो आपको अपने आप को उस तरीके से तैयार करना है कि आपको एक एकेडमिशियन को फेस करना है, क्योंकि यू हैव टू क्वालिफाई फॉर एकेडमिक पर्पस, so they must judge you according to your academic activities or according to your academic achievements। तो यहाँ पे आपके जो पैनल मेंबर्स हैं वो मोस्टली आपकी जो एकेडमिक डिटेल्स होंगी, जैसे कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं, आपको पढ़ाने का स्किल है या नहीं है, उसको चेक करेंगे। तो जो अगला डिफरेंस है वो इस चीज़ को शो करेगा कि आप एकेडमिक पर्पस के लिए कितने फिट हैं। तो हो सकता है कि कुछ पैनल मेंबर्स जो हैं या कुछ जो इंटरव्यू पैनल्स हैं वो आपको डेमो लेक्चर देने के लिए कहें। चूँकि पिछली बार जो था वो कुछ पैनल्स ऐसी थी जो कि डेमो लेक्चर ले रही थी और कुछ पैनल्स थे जो डेमो लेक्चर नहीं ले रहे थे, वो प्लेन इंटरव्यू ले रहे थे। तो सिंपली कन्वर्सेशन करके या जो पेन पेंसिल दे के नॉर्मल इंटरव्यू होता है वैसे वो करा रहे थे। और कुछ ऐसे पैनल थे जिनमें डेमो भी लिया जा रहा था। तो हो सकता है कि आपको डेमो देना पड़े या डेमो नहीं भी देना पड़े, बट आपको दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। तो अब आपको अगर डेमो देनी होगी तो किस तरीके से आपको डेमो क्लास लेना है ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि चूँकि आपको जो डेमो देना है वो मुश्किल से 4 या 5 मिनट का होगा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे या फिर फर्दर अदर क्वेश्चंस भी आएंगे आपके फर्दर स्किल्स को चेक करने के लिए। तो जो डेमो क्लास होगी वो 5 मिनट की होगी और वो 5 मिनट की क्लास में आप कैसी छाप छोड़ के जाते हैं वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है। हाउ टू पॉलिश योर स्किल्स दैट आई विल एक्सप्लेन इन माय फर्दर वीडियो, हाउ टू डू माइक्रो टीचिंग इन 4 और 5 मिनट्स। तो वहाँ पे मैं कई सारी चीज़ों को बताऊंगा जिससे कि आप देख पाएंगे कि करंट मेथड से हम कैसे टीचिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी हो या आपने टीचिंग किया हो तो आपको इन चीज़ों की अनुभव हो, बट फिर भी मैं जो करंट मेथड है अभी काफ़ी एडवांस हो गया है। टीचिंग की जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो काफ़ी एडवांस हो गई है। तो उस मेथड से कैसे आपको टीच करना है, क्योंकि आप अगर करंट मेथड से अपना सेशन देंगे, अपना अगर डेमो क्लास करंट
टीचिंग प्रैक्टिस के हिसाब से देंगे तो इंटरव्यूअर काफ़ी इम्प्रेस होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उस जो फर्दर वीडियो आएगा उसको भी आप देखें और उसके हिसाब से अपने डेमो क्लास को प्रिपेयर करें। वैसे तो मैंने अपने एई वाले इंटरव्यू में पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रिसेंट पास्ट से पूछे जाएंगे। जैसे कि आपने अगर एमटेक करने के बाद या पीएचडी करने के बाद कहीं जॉब किया है तो उस जॉब से, और जॉब में 3-4 सालों से आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपकी एक सफिशिएंट एक्सपीरियंस गेन हो चुकी है, तो उस एक्सपीरियंस से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे पहले। और उसके बाद चूंकि आपसे यहाँ पे एकेडमिक्स वाले लोग होंगे तो आपके एमटेक से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके गाइड कौन थे, आपका टॉपिक क्या था, या अगर आपने पीएचडी किया है तो आपके टॉपिक्स, आपके गाइड्स, आपके टॉपिक के बारे में कुछ फर्दर डिटेल्स पूछे जा सकते हैं। तो मोस्टली आपको अपने टॉपिक के बारे में, चूंकि आप 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के इंटरव्यू में आप अपने एमटेक के पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो कुछ पॉइंट्स पूछेंगे। तो अगर आप 3-4 चीज़ों को, जिसको मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ, उन चीज़ों को अगर कम से कम तैयार कर लें और उसका एक अच्छा जवाब तैयार कर लें अपने थीसिस या डिसर्टेशन के लिए, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, आपने जो रिसर्च किया है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आए आपके थीसिस से या आपके डिसर्टेशन के बारे में पूछा जाए, तो हो सकता है कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने अपना प्रॉब्लम क्या रखा था, यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम था या जो आपका डिसर्टेशन का प्रॉब्लम था वो क्या था। आपसे आपके टॉपिक का भी नाम पूछा जा सकता है, तो टॉपिक का नाम क्लियरली आपको याद रखना होगा, वर्ड बाय वर्ड आपको वो याद रखना होगा और एग्जैक्टली वही चीज़ आपको बतानी होगी वहाँ पे। और उसके बाद हो सकता है कि आपसे वो ऑब्जेक्टिव्स पूछें कि आपने जो रिसर्च किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की थी। मतलब आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी आपने प्रॉब्लम बनाया था अपने रिसर्च का, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लेंगे, या अपनी मेथोडोलॉजी को जो आपने किया है उसको आप अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अगला ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने पैरामीटर क्या यूज किया था अपने प्रॉब्लम के लिए। जो सॉल्यूशन आपने दिया है उस सॉल्यूशन के अंदर आपने कौन कौन सा पैरामीटर यूज किया था। तो ऐसे पैरामीटर्स जो हैं वो आपको डिफाइन करने होंगे। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या था, और रिजल्ट के बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन सजेस्ट करते हैं, या फर्दर क्या स्कोप है आपने जो वर्क किया है उसके आगे और भी क्या वर्क हो सकता है, या उस चीज़ से रिलेटेड कौन कौन से वर्क्स रिसेंटली हुए हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, आपके टॉपिक का नाम क्या था, आपका एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या था, उसके बाद आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की थी, कौन सा पैरामीटर यूज किया था, आपका रिजल्ट और कंक्लूजन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके थीसिस या डिसर्टेशन से पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आप जिस पैनल पे जाएंगे, हो सकता है कि आपके स्पेशलाइजेशन के एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद हों या आपके स्पेशलाइजेशन के एक्सपर्ट नहीं भी हों। तो भी वो, अगर मान लीजिए आपके स्पेशलाइजेशन के एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपके स्पेशलाइजेशन से वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहाँ पे वो डेप्थ में आपको लेके जा सकते हैं। और जो अदर मेंबर्स होंगे वो सपोज उस स्पेशलाइजेशन के नहीं होंगे, तो भी वो अपने स्पेशलाइजेशन का, यानी अदर देन योर स्पेशलाइजेशन, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे कि वो ये जज कर सके कि आप बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लायक हैं या नहीं है। तो आपको जनरली यहाँ पे एक अच्छे थाउटफुल पर्सन की तरह अपना जवाब देना है, शॉर्टकट आंसर नहीं करना है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हमें आंसर करना है। और किसी भी आंसर को हमें डायरेक्टली उसका फॉर्मूला बता के या उसकी डेफिनेशन बता के उसका आंसर नहीं देना है, बल्कि हमें उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अगर हो सके तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए और एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को समझाइए। तो किसी चीज़ के बारे में जब आपसे बात की जाए तो आप उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, आपको डेफिनेशन लाइन बाय लाइन याद नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने एक एग्जाम्पल देके उस चीज़ को समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया या डेमोस्ट्रेट कर दिया, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होगा। तो आप अपने आंसर्स को याद करने के बदले
उसको समझाने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा शो मत कीजिए कि आपने वो आंसर याद किया है, बल्कि आप उसको इस तरीके से समझाएं कि आपको वो अच्छे से आता है, आपको प्रॉपर उसके आगे पीछे का सारा आइडिया है, और आप उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आसान शब्दों में, आसान भाषा में उसको समझाने की कोशिश करें, ताकि लगे कि आप एक अच्छे एकेडमिशियन बन सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पे होंगी। इसके अलावा बाकी जितने भी डिटेल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू में बताया है। जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो हमारा डेमो क्लास होगा वो किन बातों को इंक्लूड करेगा, और कैसे हम लोग अपने डेमो क्लास में किन किन कंटेंट्स को शेयर करेंगे और कितना कंटेंट लेके जाएंगे कि हमारा डेमो क्लास काफ़ी अच्छे से कंडक्ट हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फर्दर वीडियो में फर्दर और अनाउंसमेंट किया जाएगा। ऑल ऑफ यू विल डेफिनेटली गेट योर सक्सेसफुल रिजल्ट आफ्टर द इंटरव्यू। सो विशिंग you all the best for your interview. Thank you very much for watching this video. Thank you.